Good morning, student. Now, today video lecture here we completed the remaining part of the TCP segment structure और TCP header format जो हमारा remaining था. लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने स्टॉप किया था पर्टिकुलर हेडर लेंथ तक स्टॉप किया था. अब उसके बाद के जो भी पॉइंट रिमेनिंग्स है, जो भी फील्ड्स रिमेनिंग है, वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, हमने देखा था सोर्स पोर्ट नंबर, उसके बाद हमने देखा था डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होता है वो देखा था. ठीक है, देन उसके बाद हमने सीक्वेंस नंबर देखा था. सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो था, यानी जो भी सेंडर सिस्टम में जो प्रोसेस है जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होने वाला है, जिस एप्लीकेशन के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होने वाला है, उसको हम पोर्ट नंबर अलोकेट करेंगे. एज वेल एज जिस डेस्टिनेशन सिस्टम वो डेटा को उस सेगमेंट को रिसीव करने वाली है, या जो एप्लीकेशन रिसीव करने वाली है एट द रिसीविंग एंड में, तो उस एप्लीकेशन को भी हम क्या करते हैं, पोर्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके हर एक एप्लीकेशन को, हर एक प्रोसेस को. क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो डेटा किस प्रोसेस पे जाएगा ये कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू देयर पोर्ट नंबर. फॉर कम्युनिकेशन टीसीपी यूजेज द पोर्ट नंबर. ठीक है, तो अकॉर्डिंग अगर आपके पास उसका पोर्ट नंबर है, अगर हर एक प्रोसेस को अगर आप नेमिंग करते हो, तो उसके साथ इजीली कम्युनिकेशन हम परफॉर्म कर पाते हैं. फिर मैंने आपको बताया था उसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं, वेल नोन प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, और कुछ हमारे नॉर्मल प्रोटोकॉल होते हैं. तो हमारी कंप्यूटर सिस्टम हमको जो प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर देती है वो आपके नॉर्मल पोर्ट नंबर होते हैं, और जो फिक्स है, जैसे अगर मुझे फाइल ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए FTP के लिए 2021 ये पोर्ट नंबर फिक्स है. अगर मुझे वेब सर्विंग करना है, वेब पेजेस का ट्रांसफ़र करना है, डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, उसका पोर्ट नंबर 80 ये फिक्स है. तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर उसको प्रोवाइड किया. ठीक है, यानी अगर मुझे मेरे कंप्यूटर सिस्टम को अगर गूगल के थ्रू किसी वेब सर्वर को एक्सेस करना है, तो वो मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? पोर्ट नंबर 80 के पास जाएगी, यानी HTTP प्रोटोकॉल के पास जाएगी. बिकॉज HTTP प्रोटोकॉल जो होता है वेब एक्सेस का, या वेब सर्वर क्या बोल सकते हैं, वेब पेजेस को एक्सेस करवाने का काम ये आपका HTTP प्रोटोकॉल करता है. यानी अगर आपको किसी को वेब पेजेस को सर्व करना है, या सर्फिंग करना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको पोर्ट नंबर 80 के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा. तो पोर्ट नंबर 80 जो है HTTP का, वो फिक्स रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है. ठीक है, इट इज़ नथिंग बट द वेल नोन और स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर. और नॉर्मल पोर्ट नंबर यानी अगर मैं क्लाइंट हूँ और मुझे किसी ब्राउज़र के साथ कम्युनिकेशन करना है, किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो मुझे जो पोर्ट नंबर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम देने वाली है, तो वो क्या रहेगा? नॉर्मल पोर्ट नंबर. इसकी रेंज होती है 0 to 65,535 बीच में कोई भी एक नंबर आपका पोर्ट नंबर हो सकता है. और जो वेल नोन स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर होती है उसकी रेंज होती है 0 to 1023. इस बीच में जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको पोर्ट नंबर अलोकेटेड किया जाता है. फिर हमने देखा था सीक्वेंस नंबर, यानी क्या होता है कि जो भी हम डेटा को सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट्स को, हर एक सेगमेंट को हम क्या करते हैं? सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करते हैं. और उस सेगमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ बाइट्स होती है, वो हर एक बाइट को भी हम यहाँ पे काउंट करते हैं, हर एक बाइट को भी हम पर्टिकुलर क्या करते हैं? बाइट नंबर असाइन करते हैं. उसके बाद हमने देखा था एक्नॉलेजमेंट नंबर. जब भी रिसीवर डेटा रिसीव करता है अकॉर्डिंग टू दैट सेगमेंट, तो वो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट नंबर इज़ नथिंग बट द एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है. यानी अगर हमने सपोज मैंने अगर डेटा सेंड किया 500, तो रिसीवर मुझे एक्नॉलेजमेंट क्या सेंड करेगा? 500 + 1 दैट इज़ 501. मतलब उस डेटा का नेक्स्ट 1 बाइट + 1 इज़ नथिंग बट द एक्नॉलेजमेंट नंबर. उसके बाद हमने देखा था हेडर लेंथ. तो हेडर लेंथ ये आपकी 20 to 60 बाइट्स के रेंज में ही होनी चाहिए. अगर आपकी हेडर लेंथ कम आती है, ठीक है, तो वो हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 करना पड़ता है. ठीक है, जैसे अगर हम 5 × 4 करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मेरा हेडर की लेंथ 5 है, ठीक है, तो आपको 5 × क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा, तभी आपकी हेडर लेंथ 20 आएगी. अगर आपकी हेडर की लेंथ अगर सपोज 15 है ओनली, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्केल फैक्टर 4 यूज़ करना पड़ेगा, यानी 15 × 4, यानी मेरी हेडर लेंथ आ जाएगी 60. तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 60 होना ही चाहिए, तभी वो हम बोलेंगे कि वो वैलिड हेडर है ऑफ द TCP. ठीक है, तो इस तरह से हम हेडर की लेंथ कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद रिजर्व बिट, यानी ये जो रिजर्व बिट है हम फ्यूचर के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, अब इसका फिलहाल यूज़ नहीं है. नाउ अब इस वीडियो लेक्चर में, ये तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सब कुछ देखा था यहाँ तक. इसके बाद अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल फ्लैग्स. सो कंट्रोल फ्लैग्स ये जो होता है, देर आर 6 1-bit कंट्रोल बिट्स दैट कंट्रोल द कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, कनेक्शन टर्मिनेशन, कनेक्शन अबॉर्शंस, यानी ड्रॉप कर देना. ठीक है, कंट्रोल फ्लो, मोड ऑफ ट्रांसफ़र. तो इस सब के लिए हम कुछ कंट्रोल फ्लैग्स का यूज़ करते हैं, जो कनेक्शन टर्मिनेट करेंगे, फिनिश कर देंगे, एक्नॉलेजमेंट से कंट्रोल फ्लो करेंगे. ठीक है, इस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन. तो इसके लिए हमने कुछ फ्लैग का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, सो
सबसे पहले आपका आता है अर्जेंट फ्लैग। ठीक है, अब अर्जेंट फ्लैग यानी क्या होता है? सो अर्जेंट फ्लैग यूआरजी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे डेटा में कुछ डेटा अर्जेंट है, नॉट ऑल डेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल डेटा, सम डेटा, मेरा जो सेगमेंट है या मेरा जो डेटा है पैकेट में, उसमें अगर कुछ ही डेटा, ओनली सम डेटा इंपॉर्टेंट है, तो हम यूआरजी फ्लैग को वंस, उसकी वैल्यू हम 1 सेट करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब कि अगर आप यूआरजी फ्लैग को अगर 1 से सेट करते हो, उसकी वैल्यू अगर आप 1 सेट करते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपके डेटा में कुछ डेटा अर्जेंट है जो मुझे अर्जेंटली सेंड करना है। ठीक है, इसलिए हम यूआरजी फ्लैग का यूज़ कर, अर्जेंट फ्लैग। ठीक है, यानी आउट ऑफ द माई डेटा सम डेटा आर वेरी अर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सो फॉर दैट हियर वी सेट द यूआरजी फ्लैग, इसकी वैल्यू को हम 1 से सेट करते हैं। उसके बाद आता है एसी के फ्लैग। एसी के फ्लैग इज नथिंग बट द एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर इज वैलिड यूज इन केस ऑफ कुमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने कुछ एक्नॉलेजमेंट, अगर सपोज मैं कुछ एक्नॉलेजमेंट सेंड करती हूँ, देन आई सेट वैल्यू 1 फॉर एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। ठीक है, अगर मुझे एक्नॉलेजमेंट सेंड करना है, जो भी मैंने डेटा रिसीव किया, जो भी मैंने सेगमेंट रिसीव किया, उस बेसिस पे अगर मुझे कुछ एक्नॉलेजमेंट सेंड करना है, तो मैं क्या करूँगी? एक्नॉलेजमेंट फ्लैग को 1 से सेट कर दूँगी। यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आप डायग्राम में देखो कि डायग्राम में आप बोलोगे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये एक फील्ड भी है 32 बिट्स की, और आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी फ्लैग यूज़ करो, इसका मतलब क्या? तो देखो, इसका मतलब ऐसा होता है कि एसी के फ्लैग यूज़ क्या कर रहे हैं कि इसका मतलब होता है कि मुझे एक्नॉलेजमेंट सेंड करना है। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है, यानी हमने जो एक्चुअल एक्नॉलेजमेंट रहेगा, जो भी हम बिट्स या बाइट्स सेंड करने वाले, एक्नॉलेज की सॉरी बिट्स सेंड करने वाले, वो प्रॉपर बिट्स वो वहाँ पे मेंशन रहेगी, लेकिन मुझे एक्नॉलेजमेंट सेंड करना है, तो आपके लिए पहले वो फ्लैग को एक्टिव करना पड़ेगा, तभी आप एक्नॉलेजमेंट सेंड कर पाओगे। नहीं, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, क्या बोल सकते हैं, आपको पहले वो फ्लैग को वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। जब तक आप उसकी वैल्यू सेट नहीं करोगे, तब तक आप किसी भी सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं कर पा सकते। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले वैल्यू को 1 से सेट किया है, और जो भी सेगमेंट का मुझे एक्नॉलेजमेंट सेंड करना था +1 करके फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड करेंगे। सो फ्लैग इज जस्ट अ नोटिफिकेशन, हम फ्लैग को एक नोटिफिकेशन बोल सकते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, सो एक्नॉलेज फ्लैग को हम 1 करते हैं, यानी उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे 1 सेंड करते हैं, यानी मुझे अभी एक्नॉलेजमेंट सेंड करना है। इसका मतलब क्या होता है कि अभी मैं एक्नॉलेजमेंट सेंड करने वाली हूँ। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट जो नंबर रहेगा, जो उसके जो बिट्स रहेंगे, वो तो आपके पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट फील्ड में ही मेंशन रहेगी कि मैंने 500 वाली आपने जो फ्रेम सेंड की थी वो मुझे मिल गई है, और उसका मैं अभी ये 501 ये उसका एक्नॉलेजमेंट है +1। ठीक है, सो जब रिसीवर सेंडर को एक्नॉलेज भेजता है, तो वो एक्नॉलेज फ्लैग की वैल्यू को 1 सेट करता है, बट एक्नॉलेजमेंट नंबर ये जो होता है, ये एक्नॉलेजमेंट फील्ड में ही रहता है। ठीक है, मतलब पहले आपको वैल्यू को 1 से सेट करना पड़ेगा, तभी आप एक्नॉलेजमेंट पर्टिकुलर 32 बिट के फील्ड में आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, सो उसके बाद आता है आपका पर्टिकुलरली पुश फ्लैग, PSH। पुश फ्लैग का मीनिंग क्या होता है? सो रिक्वेस्ट फॉर पुश। अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि अगर सम डेटा सेंडर सेंड करता है रिसीवर को, एग्जांपल जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे हम चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक के, तो एट अ टाइम पे पूरा कम्युनिकेशन करते हैं कि नहीं? अगर हम पहले बोलेंगे हाय हेलो, ठीक है, मतलब एट अ टाइम पूरा कम्युनिकेशन ना करते, हम 1 लाइन में 1 बाइट में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। ओनली सम बाइट्स हम सेंड करते हैं, पहले हाई सेंड करेंगे, देन हाउ आर यू सेंड करेंगे, देन वेयर डू यू लिव, इस तरह से हम एक एक बाइट सेंड करते हैं। ठीक है, नॉट अ कंप्लीट सेगमेंट, ना कि हम पहले ही पूरी इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। ठीक है, तो जब आप ओनली 1 बाइट सेंड करते हो, तो रिसीवर वो सारा डेटा अपने बफर में स्टोर करता है। जैसे मैंने बताया था कि TCP के सेंडर के पास भी उसका खुद का एक बफर होता है, एज वेल एज जिसपे वो क्या करता है, सीक्वेंस नंबर, बाइट नंबर देता है हर एक बाइट को, हर एक सेगमेंट को, और रिसीवर के पास भी उसका खुद का एक क्या होता है, बफर होता है। तो जैसे वो उसके पास 1 बाइट आते हैं, तो रिसीवर क्या करता है, उसको पूरा बफर, पूरा डेटा जो होता है, पूरे 1 बाइट को क्या करता है, बफर में स्टोर करता है। ठीक है, जब वो पूरा बफर भर जाता है, तो मतलब फुल हो जाता है, तो वो एप्लीकेशन लेयर को या जहाँ से रिक्वेस्ट है वहाँ पे उसे सेंड कर देता है। मतलब ऐसा होता है ना, अगर मैं हाय सेंड कर रही हूँ, हेलो सेंड किया, तो जो रिसीवर है वो क्या करेगा, पहले पूरा डेटा को रीड कर लेगा, और ना कि वो एक एक लाइन का रिप्लाई देते हुए वो करेगा, पहले पूरा डेटा रीड कर लेगा, बफर में स्टोर करेगा, और एट अ टाइम पे वो रिप्लाई करेगा। ठीक है, ना ही 1 लाइन को रिप्लाई करते हुए, तो ऐसा भी होता है। तो वही यहाँ पे किया है कि जैसे सेंडर 1 बाइट सेंड करता है
ठीक है। तो ये रिसीवर क्या करता है, उसको वो सारे बाइट को एक बफर में स्टोर कर देता है, और जब बफर आपका कंप्लीटली फुल भर जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, डेटा को सेंड करता है। लेकिन सम सिचुएशन, कुछ डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए मुझे बफर कब भरेगा और मैं कब सेंड करूँगी, इसका वेट ना करते हुए अगर 1 बाइट आ रही है तो 1 बाइट को ही सेंड कर दो एप्लीकेशन लेयर को। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को हम सेंड कर देते हैं, कंटिन्यूसली सेंड कर देते हैं। ठीक है। अगर मेरे पास 1 बाइट का आया है तो मैं 1 बाइट ही एप्लीकेशन लेयर को सेंड कर दूंगी, बिकॉज नॉट वेट फॉर द कंप्लीट बफर फुल। मतलब कंप्लीट बफर फुल हो तो मैं वहाँ पे वेट नहीं करूँगी। अगर 1 बाइट आया है तो वही लो और वही सेंड कर दो। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुश करो, फॉरवर्ड कर दो। पुश फ्लैग को अगर हम सेट करते वैल्यू 1 से, इट मीन्स दैट कि ये जो मैं बफर यहाँ पे पूरा फुल होने का वेट नहीं करूँगी, मुझे ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे इमीडिएटली सेंड करना है, पुश करना है, आगे फॉरवर्ड करना है, भले वो 1 बाइट का क्यों ना हो, तो वही डेटा हम एप्लीकेशन लेयर को फॉरवर्ड कर देंगे। अगर इसका हम एग्जांपल लेते हैं तो जैसे हम कुरियर बोल सकते हैं। अगर मैंने कुरियर किया मॉर्निंग को 9 बजे, ठीक है, तो कुरियर वाले जो ऑफिसर है मुझे बोलते हैं कि ठीक है भाई, अभी 12 बजे 1 बजे वैन आ जाएगी, और वो क्या करेगी, 9 से 12 के बीच में जितने भी कुरियर आए हैं वो क्या कर देगी, आप आगे फॉरवर्ड कर देगी, या वो आगे जाएगी और उसको पुश कर देगी। ठीक है। तो यहाँ पे पुश वाला फंडा ये होता है, यहाँ पे काम नहीं आएगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे हम ये नहीं बोले हुए कि पुश करना नहीं, इंपॉर्टेंट डेटा है तो पहले से इनको, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, 9 से 12 तक जितना भी कुरियर आते हैं वो सारे कलेक्ट करेंगे एक टेम्पररी बफर में, और जब 1 बजे वैन आएगी तो वो सारे 9 से 12 या 12:30 बजे तक के सारे कुरियर वो क्या कर देंगे, इकट्ठा ही लेके जाएगी वो वैन। ठीक है। तो यहाँ पे हम पुश का फंडा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम बोलते कि नहीं, ये जो मेरा कुरियर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि ये कुरियर इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाए। तो हम हमें यहाँ पे 12 बजे तक, या आपका जो पूरा बफर है या आपकी पूरा कुरियर का जो बॉक्स है वो भरने की हम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते, हम बफर भरने की वेट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इमीडिएटली पुश करो, इमीडिएटली उसको फॉरवर्ड कर दो। ठीक है। कुरियर ऐसा अगर मैं बोलती हूँ तो क्या हो जाएगा, कुरियर अभी के अभी सेंड होना चाहिए, तो हम यहाँ पे पुश फ्लैग को यूज़ करेंगे। यानी हम 12 बजे तक या 1 बजे तक वेट ना करते, अगर मैं 9 बजे कुरियर ऑफिस में भेजा है तो वो 9 बजे ही वो क्या हो जाएगा, वहाँ से इमीडिएटली निकल जाएगा, या वहाँ से इमीडिएटली वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा बफर भरेगा और फिर मैं वो वैन आएगी और लेके जाएगी मेरे कुरियर, ऐसे इतना वेट नहीं कर सकती मैं चाहती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इमीडिएटली पुश करो। तो एट दैट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट अगर कुछ डेटा होता है और वो इमीडिएटली, जितना भी हो इमीडिएटली ट्रांसफर होना चाहिए, एट दैट टाइम हियर वी सेट द पुश फ्लैग। ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम पुश फ्लैग को सेट करते हैं। उसके बाद आता है रिसेट। इसमें अगर मुझे, ये सिंपल है, इसमें हम कनेक्शन को अगर मुझे रिसेट करना है, फिर से कनेक्शन को अगर मुझे स्टार्ट करना है, इसके लिए हम यहाँ पे रिसेट फ्लैग का यूज़ करते हैं। देन सिंक फ्लैग यानी सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग। सिंक्रोनाइजेशन सीक्वेंस नंबर, इट इज़ यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन। इसका यूज़ हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए करते हैं। जब हम डेटा को सेंड करते हैं, तो जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो पहला जो पैकेट होगा वो हमेशा सिंक फ्लैग होता है। ठीक है। जैसे आप कनेक्शन, टीसीपी का कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, हैंडशेकिंग जब आप देखोगे तो उसमें समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। जब हम हैंडशेकिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट टर्मिनेशन वाला जो कंसेप्ट होता है, तो उसमें ये आपको सिन फ्लैग का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्ली समझेगा कि कैसे होता है। लेकिन जब भी हम कनेक्शन बनाते हैं तो पहला जो पैकेट होता है वो हमेशा सिंक फ्लैग का होता है। यानी हमारा, इसका मतलब होता है कि हमारा कनेक्शन यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया है, कनेक्शन मेरा रिसीवर के साथ या रिसीविंग सिस्टम के साथ बन गया है, इसका ये मीनिंग होता है। ठीक है। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए जो हम फर्स्ट जो पैकेट सेंड करते हैं इज नथिंग बट द फ्लिंग फ्लैग। तो वो जो सिन फ्लैग होता है उसकी वैल्यू को हम 1 से सेट करते हैं। यानी यूज़र अगर रिसीवर से कनेक्शन बनाना चाहता है तो यहाँ सिन फ्लैग को 1 सेट करेगा। यानी अगर हम लोग या यूज़र किसी सिस्टम के साथ, किसी सर्वर के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले सिन फ्लैग की वैल्यू को 1 से सेट करना पड़ेगा। ठीक है। देन उसके बाद आता है फिन फ्लैग। फिन फ्लैग इज नथिंग बट द फिनिश फ्लैग। अगर मुझे कनेक्शन को टर्मिनेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिन फ्लैग की वैल्यू को 1 से सेट करना पड़ेगा। ठीक है। उसका आता है विंडो साइज। विंडो साइज जो होता है ये 16 बिट का होता है। दिस फील्ड टेल्स द विंडो साइज ऑफ द सेंडिंग टीसीपी इन बाइट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जब सेंडर सेंड करता है डेटा तो अपने विंडो के साइज़ को भी एडवर्टाइज करते हैं। यहाँ पे हम जनरली रिसीविंग विंडो कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये भी विंडो का आप
विंडो साइज़ की जो कंसेप्ट है, जब हम स्लाइडिंग विंडो वगैरह पढ़ेंगे उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगी। तो यहाँ पे इतना ही ध्यान रखो कि जब भी सेंडर कोई डेटा सेंड करता है तो अपने उसके साथ अपनी वो विंडो साइज़ को भी एडवर्टाइज करता है। विंडो साइज़ नहीं मतलब कैपेसिटी, कि मेरी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। यानी जब आप मुझे डेटा सेंड करोगे, जब भी आप मुझे, अगर आपको कुछ मुझे डेटा सेंड करना है, सेंडर बोलता है रिसीवर को कि जब भी आपको कुछ डेटा मुझे सेंड करना है तो मेरी विंडो साइज जो मेरी कैपेसिटी बस इतनी है, इससे ज़्यादा डेटा आप सेंड मत करो, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। सो इस तरह से क्या करता है, जब भी वो डेटा सेंड करता है रिसीवर को तो वो अपनी विंडो साइज़ को एडवर्टाइज करता है, ताकि जितना उसका कैपेसिटी उतना ही डेटा जब कभी भी रिसीवर को सेंड करना रहेगा तो उतना ही डेटा उसको सेंड करेगा, ना कि ज़्यादा, ठीक है। सो अपनी कैपेसिटी यहाँ पे बताता है। रिसीवर भी जब भी डेटा एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है या जब भी वो कुछ डेटा सेंड करता है तब वो रिसीवर भी अपना विंडो साइज को एडवर्टाइज करता है कि मेरी भी इतनी ही कैपेसिटी है डेटा को एक्सेप्ट करने की। जब कभी आप मुझे डेटा सेंड करोगे तो आप मुझे, अगर मेरी कैपेसिटी 100 बाइट्स की तो मुझे 100 बाइट्स ही डेटा सेंड करो, उससे ज़्यादा सेंड मत करो एट अ टाइम, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं डेटा नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा, मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो विंडो साइज यानी इट टेल द कैपेसिटी ऑफ द सेंडर एज वेल एज रिसीवर वाइल सेंडिंग द बाइट्स ऑफ डेटा, ठीक है। सो अगर ए की कैपेसिटी अगर 2000, अगर ए अपने डेटा के साथ विंडो साइज 2000 भेज रहा है, मतलब वो एडवर्टाइज कर रहा है विंडो साइज 2000, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो 2000 बाइट्स तक का डेटा ही एक्सेप्ट कर पाएगा। अगर बी जब डेटा सेंड करता है यानी रिसीवर, ठीक है, एक सिस्टम है, जब वो डेटा सेंड करती है तो उसके तरफ अपना वो विंडो साइज भी एडवर्टाइज करती है। तो विंडो साइज उसका सपोज है 1000। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप आप जब भी मुझे डेटा सेंड करोगे ना तो मुझे 100 या 1000 बाइट्स तक का ही सेंड करना, क्योंकि उतनी ही मेरी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा मैं रिसीव नहीं कर सकती। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर विंडो साइज यानी अपनी कैपेसिटी को भी एडवर्टाइज करते हैं जब हम डेटा को सेंड करते हैं, आइदर सेंडर साइड हो या रिसीवर साइड हो, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा चेकसम। तो दिस फील्ड होल्ड द चेकसम फॉर एरर कंट्रोल, इट इज़ अ मैंडेटरी इन टीसीपी एज अपोज टू यूडीपी, ठीक है। चेकसम जो ये फील्ड है ये कंपलसरी होता है, यूडीपी में इट नॉट अ मैंडेटरी बट टीसीपी में ये कंपलसरी होता है चेकसम फील्ड, ठीक है। फॉर एरर डिटेक्शन, एरर कंट्रोल के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने एरर कैलकुलेशन किया था यूडीपी में, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी एरर डिटेक्शन करने के लिए चेकसम का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी नंबर ऑफ बिट्स हो गए, नंबर ऑफ बाइट्स हो गए, उसको कलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट, उसका फिर हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। फिर उसकी एक यूनिक वैल्यू, हैश वैल्यू फाइंड करेंगे, जो मैंने आपको यूडीपी में बताया था। सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी परफॉर्म होता है। सो यहाँ पे चेकसम ये मैंडेटरी फील्ड है, ये कंपलसरी फील्ड ही है, क्योंकि ये इसका फंक्शन ही है एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। तो ये टीसीपी एरर कंट्रोल करता है, यूडीपी एरर कंट्रोल नहीं करता, इसलिए वहाँ पे चेकसम हो या ना हो, इट नॉट अ कंपलसरी, बट यहाँ पे चेकसम फील्ड ये कंपलसरी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अर्जेंट पॉइंटर। तो अर्जेंट पॉइंटर जो है ये है आपका दिस फील्ड वैलिड ओनली फॉर द यूआरजी कंट्रोल फ्लैग इज सेट, इट इज़ यूज टू पॉइंट द डेटा दैट अर्जेंटली रिक्वायर्ड दैट नीड्स टू रीच द रिसीविंग प्रोसेस एट द अर्लीस्ट। द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड एडेड टू द सीक्वेंस नंबर टू गेट द बाइट नंबर ऑफ द लास्ट अर्जेंट बाइट। इसका मतलब क्या है कि जब आप अर्जेंट यूआरजी फ्लैग को सेट करोगे ना 1, तभी आप अर्जेंट डेटा को सेंड कर पाओगे, ठीक है। अगर उसके अलावा आप अर्जेंट डेटा को सेंड नहीं कर पाओगे, तो अगर मेरे डेटा में कुछ डेटा अर्जेंट है तो हमें यूआरजी फ्लैग को पहले 1 से सेट करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको उसने 1 से सेट नहीं किया तो आप अर्जेंट डेटा को सेंड नहीं कर पाओगे। बट वो डेटा मतलब वो डेटा है कहाँ, मीन्स कहाँ से लेकर कहाँ किस रेंज तक है। ऑफकोर्स मेरे पास अगर कुछ डेटा है तो वो उसमें आउट ऑफ दिस डेटा अर्जेंट डेटा क्या है, उसकी रेंज क्या है, तो ये बताने का काम जो होता है वो अर्जेंट पॉइंटर फिल करता है। अर्जेंट फ्लैग 1 यानी हमने अर्जेंट फ्लैग को 1 से सेट किया, इट मीन्स दैट कि अभी आप अर्जेंट डेटा सेंड कर सकते हो, क्योंकि आपने अर्जेंट फ्लैग को सेट किया है, एक्टिव किया है। बट उसकी रेंज क्या रहेगी ये कौन बताता है, क्योंकि मेरे पास तो 5000 का डेटा है। सो आउट ऑफ द 5000 मेरे पास 2000 तक का जो डेटा है, यानी जिसकी रेंज 1000 to 2000 है, जिसकी रेंज, वो डेटा मेरे इसमें बहुत अर्जेंट है, ठीक है। तो ये जो रेंज बताने का काम जो करता है ये कौन करता है, अर्जेंट पॉइंटर फिल करता है, ठीक है। सो आउट ऑफ 5000 1000 रेंज स्टार्ट फ्रॉम 1000 to 2000 या 1000 to 3000 डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी अर्जेंट, सो इट्स सेंड फर्स्टली। तो उसको आप पहले सेंड करो। तो ये जो रेंज बताने का जो काम है, इतने सारे डेटा में से इतना ही डेटा अर्जेंट है, ये काम करता है आपका अर्जेंट फील्ड, ठीक है, अर्जेंट पॉइंटर फील्ड। तो पॉइंटर बताएगा कि आउट ऑफ इतने में से कितना डेटा इंपॉर्टेंट है। देन ऑप्शन और पैडिंग फील्ड।
सो ऑप्शन और पैडिंग फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा डेटा अगर सेंड करना है तो हम ऑप्शन और पैडिंग फील्ड का यूज़ करते हैं, जिसका जो होता है आपका 40 बाइट्स का, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट द हेडर फॉर्मेट एज वेल एज द सेगमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द TCP, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।